कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया देती हैं। वो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती हैं और बताती हैं कि किसी विपरीत परिस्थिति के आ जाने भर से जीवन नहीं रुकता और ना ही हमारे सपने मरते हैं। ऐसी ही एक कहानी की तलाश में हम पहुंचे कैफ़े शीरोज़ हैंगआउट। शीरोज़ हैंगआउट महज एक कैफ़े नहीं है, ये उन महिलाओं का किला है जिन्होंने दर्द को शक्ति में बदल दिया। उनकी कहानियाँ आंसू नहीं मांगती, वो सम्मान, ताली और बदलाव की मांग करती है। नारी की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मसम्मान है और जब जब इस समाज ने उनके आत्मसम्मान को दबाने की कोशिशें की हैं, वो बार बार दोबारा उठ खड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने संघर्षों से समाज के तमाम प्रतिबंधों और बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने जीवन में नए आयाम लिखे। और अगर ऐसे में उन्हें किसी का साथ मिल जाए तो वो ऐसे मिसाल कायम कर जाती हैं जो पूरी दुनिया के लिए सीख बन जाती है। आज हम आपको ऐसी महिलाओं की कहानियां दिखाएंगे जिन्होंने अपने जीवन के धाराओं के प्रतिकूल जाकर अपने आत्मसम्मान को जीवित रखा और उन्हें अपने मेहनत और साहस से गढ़ा है। द एज पेश करता है उन महिलाओं की कहानी जिनको ये समाज एसिड अटैक सर्वाइवर्स कहते हैं, लेकिन असल में वो एक फाइटर हैं जिन्होंने अपनी गरिमा की लड़ाई लड़ी है और ये साफ किया है कि वो हमेशा अपना सिर ऊंचा रखकर आज़ादी और गर्व के साथ चलेंगी और उनकी यही जिद उन्हें शीरोज़ बनाती है। मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल का बुजुर्ग व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल की थी। एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि वो जो 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, मैं उनको दादाजी बुलाती थी और वो मेरे ऊपर गंदी नज़र बनाए हुए थे और वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव में बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं। अगर कुछ लड़की नहीं भी करती है तो भी लड़की को ही गलत ठहरा दिया जाता है। तो इसी डर के कारण काफ़ी समय तक मैं घर में नहीं बता पाई कि ये जो दादाजी हैं ये मेरे साथ इस तरीके की हरकतें करती हैं और ये मतलब मेरे साथ कुछ रिलेशन बनाना चाहते हैं। और जब उनकी हरकतें इतनी बढ़ने लगी तो मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बता पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं किन सिचुएशन से जूझ रही हूँ, क्योंकि घर में भी इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं था कि खुल के अपने मम्मी पापा के साथ बातें बता पाऊँ और उसके बाद उनके बारे में सब कुछ बोल पाऊँ कि ये क्या मेरे साथ हरकतें कर रहे हैं। उन दादाजी के डर के कारण मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। तो मेरा जो नॉर्मल व्यवहार था, नॉर्मल एक्टिविटी थी, सब चेंज हो गई थी, क्योंकि ये मेरे गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता। जब वो 18 साल की होती है तो उनकी शादी कर दी जाती है। तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि अगर मैंने घर में बताया तो ये लोग मेरी शादी करा देंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब इतना ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा था और इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि थॉट्स आने लगे थे। तो फिर लगता था कि शायद शादी करूँगी तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो मम्मी को बोला कि मेरे साथ ये दादाजी जो हैं ये मेरे से इस तरीके से व्यवहार बनाने के लिए बोल रहे हैं और मेरे से रिलेशन बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो मम्मी ने फिर पापा को बताया। तो मेरे मम्मी पापा उनके परिवार वालों से बात करने के लिए गए, लेकिन होता है ना कि हमारी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। फिर मैं मतलब वहाँ पे मेरे मोहल्ले वाले आए और उनको दादाजी को धमकाया उन्होंने कि आपको शर्म नहीं आती, इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरीके की हरकतें करते हो, आप सुधर जाइए नहीं तो आपके खिलाफ कंप्लेन कराएंगे। तो उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि ये गांव में मेरी बदनामी कैसे करा सकती है। फिर उन्होंने सोते हुए मुझ पे 12 फरवरी 2014 में एसिड अटैक कर दिया। मेरा नाम मौसमी है। बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं एक बर्न सर्वाइवर हूँ।
2019 में जब मैं खाना बना रही थी तो मेरा जो स्टोव था वो ब्लास्ट हो गया था और मैं 65% बर्न हूँ। एक्सीडेंट के बाद मैं कोलकाता आरजी कौर हॉस्पिटल में एडमिट थी 5 महीने तक। तो जब तक मैं हॉस्पिटल में थी वो तो एक चैलेंज था ही, फिज़िकली बहुत ज़्यादा तकलीफ में मैं थी। और एक्सीडेंट से पहले मैं मैरिड थी और एक्सीडेंट के बाद जब मैं घर गई और जब तक घर गई तो घर जाके पता चला कि मेरा हस्बैंड ने शादी कर चुका है। मतलब तो घर जाने के बाद जो मेरा सोसाइटी रहा, मेरे रिलेटिव्स, तो उन लोगों ने पता नहीं उनको क्या महसूस हो रहा था, जिस माहौल में मैं बचपन से पली बड़ी हूँ और उनको मैं कई और दुनिया से आई हुई इंसान लग रही थी। जबकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आते आपके लाइफ में या कोई भी हादसा हो जाते तो आपको सोसाइटी और रिलेटिव्स का ज़्यादा साथ चाहिए होते। बोला जाता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, चेहरा जल गया है, शादी ख़राब हो गया। मैं तो 2 साल तक घर में ही थी क्योंकि मुझे बाहर निकलने से भी लोगों के बातों से डर लगता था। लोग एकदम सामने बोल देते थे घिन आती है, डर लगता है। तो मैंने अपना चेहरा कवर करके रखा 2 साल तक। तो उस दौरान सारे उम्मीद एक्चुअली ख़त्म हो जाते हैं। समझ नहीं आते कि इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे और जबकि कोई साथ देने वाला है नहीं। और प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, जब मेरे पर एसिड डला तो मैं घबरा के उठी तो मुझे लगा एक बार को शायद बारिश हो गई है या कुछ गिर गया है। तो मैं जब उठी तो अंधेरा, कुछ भी इतना भी अगर पास में भी कोई खड़ा हो जाए तो नहीं दिखेगा। तो मैं चीखी चिल्लाई, मुझे अजीब सी स्मेल आने लगी और मेरी आंखें बंद थी तो मुझे धीरे धीरे दिखना बंद हो गया और मेरा फेस जो था एकदम इतना सूज के ब्लैक हो गया। तो मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैंने ऐसे पानी वानी ढूंढा तो मुझे पानी भी नहीं मिला कि मैं मुँह धुल लूँ। तो फिर धीरे धीरे गई, थोड़ा मतलब गिरी, दीवार में लगी और मैं गिरते हुए गली में, मतलब गांव में तो सब लोग ऐसे ही सो जाते हैं बाहर, तो मैं गई तो बाहर एक बाबा सो रहे थे, मैंने उनको जगाया। तो वो उनको लगा कि चोर आ गए तो उन्होंने उठे और मेरे को मारने लगे कि चोर 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 चोर। मैंने बोला बाबा मैं रूपा हूँ। तो फिर वो कमरे में लेकर गए तो उन्होंने जब बैटरी की लाइट जलाई तो वो खुद ही देख कर डर गए, मतलब खुद ही इतना तेज़ मतलब डर गए कि उछल गए। तो कह रहे क्या हो गया क्या हो गया। मैंने बोला बाबा किसी ने मेरे मुंह पे कुछ डाल दिया है। तो उन्होंने ऐसे कपड़ा लिया और ऐसे पूछने लगे। तो मैंने बोला मुझे जलन हो रही है, आप मेरा मुंह धुलाओ ना, क्या कर रहे हो आप। तो बोले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर उन्होंने सब कुछ चिल्लाया और सब लोग जो आसपास के जो सब लोग थे सब लोग उठ कर आए। तो मेरी स्टेप मदर अंदर से ही सारी चीज़ें सुन रही थी और मेरे मुँह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी कि मेरी मम्मी को बुला दो। तो वो नहीं आई। तो उनका एक ही जवाब था, मैं ऐसी ही रोड पे पड़ी हुई थी, सब लोग आसपास खड़े हुए थे और मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी। किसी ने ना ही मेरे को मेरा मुंह धुलाया, ना ही किसी ने मुझे मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब मुझे ही नहीं पता था मेरे साथ हुआ क्या, ना ही मैंने एसिड अटैक के बारे में सुना था, तो उनको ही क्या पता था। वो सब ऐसे देख रहे थे कि अचानक क्या हो गया। तो फिर उनको कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने गाँव का जो प्रधान है उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मतलब मेरे पापा का नाम देशपाल है कि देशपाल के बच्चे जो दिल्ली से आए हैं उसकी लड़की के ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया। तो फिर वो आए, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे डाला और पास का जो हॉस्पिटल था वहाँ पर लेकर गए। वहाँ के डॉक्टरों को कुछ भी नहीं पता था और मैं बेड पे ऐसी ही पड़ी हुई थी। मेरे दोनों शोल्डर पे एसिड डल गया था और जो कपड़े थे वो बुरी तरह चिपक गए थे और मुझे बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। मेरा पूरा चेहरा ब्लैक हो चुका था और मैं ऐसे ही बेड पे ऐसे ही इधर उधर मैं तड़प रही थी और चिल्ला रही थी और चीख रही थी। तो डॉक्टरों को कुछ भी नहीं पता था। फिर वही था कि मेरे चाचा को इन्फॉर्म किया गया। फिर फरीदाबाद से जाना गांव में बहुत मुश्किल था और उनको रात में किसी ने नहीं बताया था क्योंकि वो घबरा जाते थे। तो उनको सुबह में बताया गया। फिर मेरे पापा और मेरे चाचा गांव गए, फिर वहाँ से मुझे लेकर फिर दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर आए। तो मुझे 15-16 घंटे के बाद तब जाके मुझे कहीं ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद उन्होंने जो मैंने पहना था सारा निकाल के और कम से कम आधे से 1 घंटे तक उन्होंने मुझे ऐसे उल्टा लिटा के मुझे पूरा मेरा जो फेस था जहाँ जहाँ एसिड डाला था उन्होंने सारा धुला, मतलब पानी से। तो फिर उसके बाद दवाई लगाई और मुझे आईसीयू में एडमिट करा। उसके बाद मुझे लगभग 1-1.5 महीने तक कुछ नहीं पता।
मेरे हाथ में इस वक्त एक किताब है। इस किताब में न जाने कितनी ही महिलाओं की कहानियाँ और मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। अब आप ज़रा इनके दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि इनकी ज़िंदगी सामान्य चल रही थी, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पल भर में इनकी पहचान और ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कितने ही लोग उसी नाउमीदी के अंधेरे में खो जाते हैं और अपनी पहचान दोबारा बनाने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इन शीरोज़ की तरह नाउमीदी के उस अंधेरे को छोड़कर रोशननुमा ज़िंदगी में आते हैं और अपनी पहचान दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनकी कहानियों को सुनेंगे तो सब आपसे एक ही बात कहेंगे कि इनकी असली लड़ाई तब शुरू नहीं हुई जब इन पर अटैक किया गया या जब इन्हें बर्न इंजरी फेस करनी पड़ी। इनकी असली लड़ाई तब शुरू हुई जब ये समाज में आकर अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से वापस जीने की कोशिश कर रहे थे। इनको बार बार इस बात का एहसास दिलाया गया कि ये इस समाज में बिलोंग ही नहीं करते। इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, इनकी पहचान को मजाक बनाया गया और इन तमाम ज़िल्लत और तानों से ऊपर उठकर आज ये स्वाभिमान और फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी दोबारा जी रही हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम 2.5 महीने के बाद सोसाइटी में आई, तब असली स्ट्रगल चालू हुआ जीवन का। तब मुझे लगा कि 15 साल तक जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, एक पल में वो सोसाइटी वाले, मैं एम्बुलेंस में थी और मैं उतरी भी नहीं थी गाड़ी से, तब उन्होंने मुझे इतने भद्दे भद्दे प्रकार के कमेंट किए। बोलता था, जहर के इंजेक्शन लगवाने के लिए बोलता था कि हॉस्पिटल से लेके क्यों आ रहे हो। इस तरह का मुझे लगता था कि रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे लगता था कि मरना ही सल्यूशन है, क्योंकि आपके साथ हो रहा है तो शायद कहीं ना कहीं आप सह लेते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स के साथ भी हो रहा है, आपके भाई बहनों के साथ हो रहा है। मेरा 12 साल का भाई था, कहीं ना कहीं उसको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। एक टाइम पे तो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि कोई भी आपके सपोर्ट के लिए नहीं आता है। तो धीरे धीरे रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया, साथ देना छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने साथ छोड़ दिया, कोई भी नहीं था, सिर्फ एक माता पिता के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। मतलब घर से निकलना मुश्किल कर दिया। तो मुझे लगता था कि शायद मैं ही इस दुनिया में नहीं रहूँगी, तो शायद मेरे माता पिता के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। घर छोड़ने का रीज़न ये था क्योंकि जब मैं 2.5 साल की थी और मेरा भाई है वो 1 महीने का था, तब मेरी रियल मम्मी की डेथ हो गई थी। तो पापा ने कुछ दिन के बाद दूसरी शादी कर ली। तो उनकी खुद की भी एक बेटी थी जो कि मेरी ही सेम एज की थी। तो जब वो शादी करके घर में आई तो उनका ये था कि मतलब इन बच्चों को मैं नहीं पालूंगी। तो उन्होंने शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं किया और बचपन से ही टॉर्चर करना, मारना, पीटना उनका बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। फिर एक बार तो उन्होंने मतलब चाय में मिला के जहर भी दे दिया था कि मतलब कि उनका ये था कि अगर हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, तो दादी बाबा जो है सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हमें ही देंगे, सारी चीज़ों पे हमारा ही हक होगा, क्योंकि पापा हमें सपोर्ट नहीं करते थे और वो स्टेप मदर के साथ ही रहते थे। उस समय भी दादी बाबा ने ही सपोर्ट करा, उन्होंने ही बचाया, हॉस्पिटल लेकर गए। फिर उनका वो जो टॉर्चर था वो कंटिन्यू चलता रहा। फिर 2007 में मेरे जो दादी बाबा थे दोनों की डेथ हो गई और उसके बाद कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। इनकी कहानियाँ सुन के मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, ये शायद मैं आपको बता नहीं सकता। आई हैव नेवर फेल्ट दैट एम्पावर्ड इन माई लाइफ जितना मैं इस वक्त कर रहा हूँ इन एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग विल्ड महिलाओं के साथ टाइम स्पेंड करके। ये जीवंत कहानियाँ जो है ना, ये मानवता के लिए एक रे ऑफ पॉजिटिविटी हैं और ये बताती हैं कि हमारे जीवन में अड़चनें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे साहस, हमारे मेहनत और हमारे संकल्पों के आगे वो टिक नहीं सकती। और इसमें समाज के लिए भी एक संदेश छुपा हुआ है। जो लोग हमारे बीच में रहते हैं उन्हें हमें अब मानवता के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया जिसमें उसकी गलती नहीं है तो उसकी सज़ा उसे क्यों देनी चाहिए? आखिर कब तक उन्हें ये महसूस कराना चाहिए कि वो हमारे साथ रहना डिज़र्व नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम उन्हें वही प्यार और इज्जत दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके वो हकदार हैं? इसमें चाहे किसी की भी गलती हो, उनकी गलती नहीं है, और अगर उनकी गलती नहीं है तो सज़ा भी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से हम आपको जो बताना चाहते हैं वो आप तक पहुंची हो और आपके मन में भी वही भाव आए जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं और आपके मन में भी इनके लिए प्यार और सम्मान बढ़े। फॉर नाउ दिस इज़ इट इन दिस स्टोरी। For more insights, news and updates, do not forget to subscribe The Edge. It's me, Pramod Tiwari, signing off with video journalist Sushil Kumar and video journalist Abhishek Kohli.